एक राज्य में एक बहुत दयालु राजा राज करते थे। राजा अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते। राजा की बहुत सुंदर बेटी थी। उसके सुनहरे बाल वो बिल्कुल परियों की तरह लगती। राजा अपने बेटी से बहुत प्यार करते। राजकुमारी जितनी सुंदर थी उतनी ही जिद्दी और अड़ियल भी थी। बात बात पर वो किसी का अपमान कर देती, किसी को उल्टा सीधा बोल देती। राजा उसे समझाते कि तुम राजकुमारी हो, तुम्हें दयालु बनना चाहिए, तुम्हें सबकी मदद करनी चाहिए। राजा उसे जितना समझाते, लेकिन राजा की किसी भी बात का राजकुमारी पर कोई भी असर नहीं होता था। राजकुमारी सारी सीखों को अनसुना कर देती। जब राजा ने देखा कि राजकुमारी पर राजा की किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा, तो राजा ने सब कुछ समय पर छोड़ दिया। जैसे जैसे राजकुमारी बड़ी होगी, सब समझ जाएगी। आज राजकुमारी का 16वां जन्मदिन था। राजकुमारी बहुत खुश थी। राजा ने उसके लिए सुंदर कपड़े मंगवाए, अच्छा सा केक बना। महल में बहुत बड़े उत्सव की तैयारी हो रही थी। बाद में राजा ने राजकुमारी को एक सुंदर सुनहरी बॉल दी और कहा कि बॉल बहुत कीमती है, तुम इसे मत खोना। सुंदर सुनहरी गेंद को देखकर राजकुमारी बहुत खुश हुई। वो दौड़कर बगीचे में चली गई और वहां पर अपनी गेंद से खेलने लगी। खेलते खेलते अचानक गेंद तेज से उछली और बगीचे के बाहर एक कुआं था, उसमें जा गिरी। राजकुमारी दौड़कर कुएं के पास पहुंची और मुंडेर पर खड़ी होकर कुएं के अंदर झांकने लगी। गेंद कुएं के पानी पर तैर रही थी, लेकिन कुआं बहुत गहरा था। राजकुमारी ने बहुत कोशिश की गेंद को बाहर निकालने की। राजकुमारी दुखी होकर रोने लगी। तभी राजकुमारी के कानों में आवाज पड़ी, राजकुमारी, क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? राजकुमारी ने चौंक कर इधर उधर देखा। पता नहीं ये आवाज कहाँ से आ रही है। नीचे कुएं में देखो, मैं कुएं में रहने वाला मेंढक हूँ। राजकुमारी को फिर से आवाज सुनाई दी। राजकुमारी ने ध्यान से कुएं के अंदर देखा तो कुएं की दीवार से चिपका हुआ एक मेंढक दिखाई दिया। मेंढक ने फिर राजकुमारी से पूछा, तुम क्यों रो रही हो राजकुमारी? बताओ ना। मेरी सुनहरी गेंद है जो कुएं में गिर गई है और अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसे कैसे निकालूं। अरे बस इतनी सी बात, इसमें तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी गेंद कुएं से बाहर निकाल सकता हूँ। सच? राजकुमारी ने चहकते हुए कहा। हाँ बिल्कुल सच, लेकिन पहले ये बताओ, अगर मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो बदले में तुम क्या करोगी? जो तुम बोलो। मैं तुम्हें अपने सोने का हार, ये मोतियों की माला, अपना मुकुट सब दे सकती हूँ, बस तुम मुझे मेरी सुनहरी गेंद दे दो। नहीं राजकुमारी, मैं इन सब चीजों का क्या करूंगा? मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपना दोस्त बना लो, अपने साथ महल में ले चलो, मेरे साथ खेलो, मुझे अपनी थाली में भोजन कराओ, मुझे अपने बिस्तर पर सुलाओ। अगर तुम मुझे ये सब करने का वचन दो, मुझसे दोस्ती करो, तो मैं अभी तुम्हारी गेंद बाहर निकाल देता हूँ। राजकुमारी को किसी भी सूरत में अपनी गेंद वापस चाहिए थी। राजकुमारी को मेंढक से दोस्ती नहीं करनी थी, लेकिन उसने फिर भी मेंढक को वचन दे दिया कि ठीक है, तुम मेरी गेंद निकालो, मैं तुमसे दोस्ती कर लूंगी। मेंढक ने झट से कुएं से गेंद बाहर फेंक दी। गेंद को मिलते ही राजकुमारी बहुत खुश हुई। उसे गेंद को उठाया और भागकर महल में चली गई। पीछे मेंढक उसे आवाज ही देता रह गया। रात को खाने के समय राजा, रानी और राजकुमारी एक साथ भोजन करने बैठे। उन्होंने अभी भोजन करना आरंभ ही किया था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। राजा ने राजकुमारी से कहा, देखो इस समय दरवाजे पर कौन है? राजकुमारी उठकर दरवाजे तक गई। उसने दरवाजा खोला, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। जैसे ही राजकुमारी दरवाजा बंद करने को हुई, उसे मेंढक के टर-टर की आवाज सुनाई दी।
राजकुमारी ने चौंक कर नीचे देखा तो वही कुएं वाला मेंढक खड़ा था। मेंढक राजकुमारी से बोला, राजकुमारी, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली आई? तुमने मुझे वचन दिया था ना। क्या हुआ, भूल गई? बुरा सा मुंह बनाकर राजकुमारी बोली, अरे मेंढक, तुम्हें पता है तुम कितने गंदे, कितने बदसूरत हो। तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे दोस्ती करूंगी? तुम वो सब भूल जाओ और जाओ यहाँ से। गुस्से में राजकुमारी ने दरवाजा बंद कर दिया और अंदर चली आई। राजकुमारी को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो गंदा सा मेंढक उसके पीछे पीछे बहलकर चला आया। जब वो अंदर आई तो राजा ने पूछा, राजकुमारी, दरवाजे पर कौन है? एक बहुत गंदा बदसूरत सा मेंढक। और राजकुमारी ने सारी बात बता दी। राजकुमारी की बात सुनकर राजा बोले कि हर मनुष्य को अपना वचन निभाना चाहिए और तुम तो राजकुमारी हो, तुम्हें तो अपना वचन निभाना ही पड़ेगा। तुरंत जाओ, दरवाजा खोलो और मेंढक को अंदर लेके आओ और अपना वचन निभाओ। राजकुमारी को ना चाहते हुए भी दरवाजा खोलना पड़ा और मेंढक को अंदर ले आई। अंदर आकर मेंढक कूदा और खाने की मेज पर बैठ गया। राजकुमारी से बोला, राजकुमारी, मुझे बहुत भूख लगी है, अपनी थाली में से मुझे भी खाना खिलाओ। गंदे मेंढक, मैं ऐसा नहीं कर सकती, तुम अलग से खाना खा लो। राजकुमारी की बात सुनकर राजा क्रोधित हो गए। अब बोले, तुमने वचन दिया है ना, इसे अपनी थाली में से ही भोजन कराओ। बेमन से राजकुमारी ने मेंढक को अपनी थाली में से भोजन कराया। मेंढक बहुत खुश हुआ। खाना खाने के बाद मेंढक बोला, राजकुमारी, अब मुझे अपना कमरा दिखाओ, मुझे तुम्हारा बिस्तर देखना है, थोड़ी देर में आराम करना चाहता हूँ। राजकुमारी मेंढक को छूना नहीं चाहती थी, किंतु राजा के डर से वो उसे उठाकर अपने कमरे में ले गई और वहां पर उसे अपने बिस्तर पर लिटा दिया। बिस्तर पर लेटकर मेंढक बोला, राजकुमारी, तुम्हारा बिस्तर बहुत अच्छा है, मैं कितना थक गया हूँ, लेकिन तुम्हारे बिस्तर पर लेटते मेरी सारी थकान उतर गई। चलो, मुझे अपना बगीचा भी दिखाओ, थोड़ी देर तुम्हारे साथ बगीचे में टहलता हूँ। बगीचे में जाकर मेंढक ने कूदफाद शुरू कर दी। वो राजकुमारी के साथ खेलने लगा। अब राजकुमारी को भी मेंढक के साथ अच्छा लग रहा था। वैसे भी महल में राजकुमारी का कोई दोस्त नहीं था। मेंढक उसके साथ शैतानी कर रहा, उसके साथ खेल रहा, उससे प्यार भरी बातें कर रहा। खुश होकर राजकुमारी ने मेंढक को अपने हाथ में उठा लिया, उससे बात करने लगी। अचानक से राजकुमारी का पैर किसी चीज में हिल जा और राजकुमारी के हाथ से वो मेंढक गिर गया। राजकुमारी डर गई। उसने देखा कि मेंढक में कोई हलचल नहीं हो रही। वो रोने लगी। उसे अपने ऊपर पछतावा हो रहा था कि मैंने मेंढक के साथ कितना बुरा बर्ताव किया, मुझे कितना अच्छा दोस्त मिला था। उसने मेंढक को उठाया, उसे प्यार करने लगी और बोली, मुझे माफ कर दो मेंढक, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। तभी अचानक चमत्कार हुआ। मेंढक एक सुंदर से राजकुमार में बदल गया। अपने सामने राजकुमार को देखकर राजकुमारी चकित रह गई। राजकुमारी को चकित देखकर राजकुमार बोला कि मुझे वन देवी ने श्राप दिया था, इसी वजह से मैं मेंढक बन गया था, लेकिन आज तुम्हारी वजह से वो श्राप टूट गया और मैं वापस अपने असली रूप में आ गया। अपनी कहानी आगे सुनाते हुए राजकुमार बोला कि पहले मैं बहुत निर्दयी था, दूसरे प्राणियों को तंग करने में मुझे बड़ा मजा आता था। एक दिन मैं वन में शिकार करने गया तो वन देवी ने ऐसा करने से मुझे रोका, लेकिन मैंने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया, उनका निरादर किया। तब वन देवी ने श्राप देकर मुझे मेंढक बना दिया और मुझसे कहा कि जब मैं खुद मेंढक बनूंगा, सांप जैसे जीवों से अपने प्राणों की रक्षा करूंगा, तब मुझे दूसरों के दुख का एहसास होगा। मेंढक बनने के बाद मैं रोने लगा, पछताने लगा, वन देवी से क्षमा मांगने लगा। तब वन देवी को मुझ पर दया आई और वो मुझसे बोली कि जब कोई जिद्दी, अड़ियल, कठोर दिल की राजकुमारी तुमसे तुम्हारे इसी रूप में प्यार करेगी
तुम्हारे लिए आंसू बहाएगी, तुम्हें गले लगाएगी, तब तुम अपने असली रूप में आ जाओगे। आज तुमने मुझ पे दया की, तुमने मुझसे प्यार किया, आंसू बहाते हुए मुझे गले लगाया, मुझे प्यार किया, तो देखो मैं अपने असली रूप में आ गया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमारी। उम्मीद है अब तुम भी कोमल हृदय की बनोगी और सबके साथ अच्छा बर्ताव करोगी। राजकुमार की कहानी सुनकर राजकुमारी की आंखें खुल गई। उसने निश्चय किया कि अब वो कभी भी किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करेगी, सबके प्रति दयालु बनेगी। राजकुमार राजकुमारी से प्रेम करने लगा था। उसने राजकुमारी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। राजकुमारी ने यह प्रस्ताव मान लिया। राजा रानी भी बहुत खुश थे कि राजकुमारी बदल गई है। दोनों का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ और दोनों प्यार से रहने लगे। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें किसी के साथ भी बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। इंसान हो या जानवर, सबके प्रति दया रखनी चाहिए। एक गांव में चिंकी और पिंकी नाम की दो बहनें रहती थी। पिंकी दिखने में बहुत सुंदर थी। चिंकी पिंकी से बड़ी थी, वह भी दिखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन उसके होंठ बिल्कुल काले थे। उसके काले होंठों की वजह से पिंकी हमेशा उसका मजाक उड़ाती थी। वो दोनों अपने मम्मी पापा के साथ रहते थे। उनकी मम्मी भी चिंकी के ऐसे होंठों की वजह से बहुत परेशान रहती थी। ऐसे ही एक दिन घर में पिंकी चिंकी का मजाक उड़ा रही थी। चिंकी, तेरे होंठ क्यों काले हैं? पता है, क्योंकि मम्मी पापा ने तुझे काले जंगल से उठा लाए थे, इसलिए तो मम्मी पापा मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं। चिंकी पिंकी की बात सुनकर दुखी हो जाती है। तब वहाँ पर उनकी मम्मी आती है। मम्मी, मेरे होंठ काले हैं, इसलिए आप और पापा मुझसे प्यार नहीं करते। बेटी, यह सब तुम क्या बोल रही हो? कोई भी माँ के लिए उनका बच्चा खराब नहीं होता। मैं पिंकी से जितना प्यार करती हूँ, तुमसे भी उतना ही प्यार करती हूँ। यह कहकर उसकी माँ वहाँ से चली जाती है। पिंकी फिर चिंकी का मजाक उड़ाना शुरू कर देती है। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए। एक दिन चिंकी कॉलेज जाने के लिए घर से बाहर निकली। जब वह कॉलेज जा रही थी, तब रास्ते में पिंकी और उसकी सहेलियां खड़ी होकर बातें कर रहे थे। उन लोगों ने जब चिंकी को देखा, अरे यह तेरी वो काली होंठ वाली बहन है ना? अरे सबके सामने मत बोल, अगर सबको पता चल गया तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन इसके होंठ इतने काले क्यों हैं? बचपन में इसने काला लिपस्टिक लगा लिया था क्या? मुझे तो लगता है इसके होठों में आग लग गया था और इसके होठ जल के काले हो गए हैं। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। इसके तो बहुत पैसे बच जाते होंगे, इसको लिपस्टिक की जरूरत ही नहीं पड़ती होगी। वह सब लोग चिंकी को लेके हंसी मजाक करने लगे। चिंकी यह सुनकर बहुत दुखी हो गई और वहाँ से चली गई। कुछ सालों बाद चिंकी और पिंकी बड़ी हो गई और उनकी शादी की उम्र हो गई। तब एक दिन उनकी माँ उनसे बोली, चिंकी बेटी, तू पिंकी से बड़ी है, इसलिए तेरी शादी करवाने के लिए हमने एक लड़का ढूंढा है। कल लड़के वाले तुझे देखने आएंगे। लेकिन माँ, इसके ऐसे होंठ देखकर कोई इससे शादी नहीं करेगा। पिंकी, ऐसा नहीं कहते। चिंकी बेटी, तुम कल अच्छे से तैयार हो जाना और होठों में बहुत सारे लिपस्टिक लगा लेना, ताकि लड़के वालों को तुम्हारी होठों के बारे में पता न चले। लेकिन माँ, किसी को झूठ बोलने से तो पाप लगता है। अगले दिन सुबह लड़के वाले चिंकी को देखने के लिए उनके घर आते हैं। जैसे ही चिंकी बाहर आई, उसको देखकर लड़के की माँ बोली, अरे छी, इसके होठ तो बिल्कुल काले हैं। नहीं, इसने ना कल गलती से खराब लिपस्टिक लगा लिया था, तो तब से इसके होठ ऐसे हो गए। आप फिक्र मत कीजिए, इसके होठ बिल्कुल लाल हैं। नहीं आंटी, मम्मी आपको झूठ बोल रही हैं, मेरे होठ बचपन से ऐसे ही हैं। यह सुनकर लड़के वालों ने शादी के लिए मना कर दिया और वहाँ से चले गए। यह देखकर पिंकी बहुत गुस्सा हो गई और चिंकी से बोली, जब तक तू इस घर में है मेरी कभी शादी नहीं होगी। या तो तू इस घर से निकल जा या मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। पिंकी की बात सुनकर चिंकी बहुत दुखी होकर घर से बाहर चली गई। चलते चलते वो एक जंगल के पास पहुंच गई। जब वो उस जंगल के पास से जा रही थी, तब उसे बूढ़ी औरत दिखाई दी। उनकी हालत बहुत खराब थी और वह कुएं के पास पानी निकालने की कोशिश कर रही थी।
क्या हुआ दादी, आप यहाँ पर क्या कर रही हो? बेटी, मुझे बहुत प्यास लगी है। मैंने बहुत लोगों से थोड़ा पानी मांगा, लेकिन किसी ने मुझे थोड़ा पानी पीने के लिए नहीं दिया। लेकिन अब इस कुएं के सामने क्या कर रही हैं? मैं बहुत देर से इस कुएं से पानी निकालने की कोशिश कर रही हूँ, पर मुझसे नहीं हो रहा। क्या तुम मेरी मदद करोगी? हाँ दादी, क्यों नहीं, आप इधर आइए, मैं पानी निकाल देती हूँ। यह कहकर चिंकी उस कुएं से पानी निकालकर उस बूढ़ी औरत को पानी पीने के लिए देती है। पानी पीने के बाद उनकी हालत ठीक हो जाती है तो वह चिंकी से कहती है, बेटी, तुमने पानी पिलाकर मेरी जान बचाई है। मैंने बहुत लोगों से मदद मांगा था, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। लेकिन तुम्हारा दिल बहुत साफ है और तुम दूसरों के दर्द को समझती हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये कहकर वह दादी अपना हाथ आगे करती है और उस जगह पर लिपस्टिक की बारिश होने लगती है। चिंकी यह देख चौंक जाती है। तब वो दादी उससे कहती है, बेटी, अब कोई एक लिपस्टिक उठाकर तुम अपने होठों पर लगा लो, फिर देखना तुम्हारे होठ सबसे सुंदर हो जाएंगे, फिर तुम्हें कोई कुछ नहीं बोल पाएगा। उसके बाद चिंकी जैसे ही लिपस्टिक अपने होठों पर लगाती है, उसके होठ बिल्कुल लाल हो जाते हैं। वो अपने होठों को देखकर बहुत खुश हो जाती है और वह खुशी से नाचने लगती है। फिर चिंकी वहां से अपने घर वापस चली गई। जैसे ही वो घर जाती है, उसके लाल होठ देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। तूने क्या किया? तेरे होठ कैसे इतने सुंदर हो गए? चिंकी ने अपनी माँ को सब कुछ बताया। यह सुनकर माँ बहुत खुश हो गई, लेकिन पिंकी चिंकी को देखकर जलने लगी और मन ही मन सोचने लगी, अगर मेरे भी होठ इसके जैसे सुंदर नहीं हुए तो कोई भी मुझसे प्यार नहीं करेगा। मैं भी कल उस दादी के पास जाऊंगी। अगले दिन सुबह पिंकी एक पानी का बोतल लेकर उस बूढ़ी औरत को ढूंढते ढूंढते जंगल के पास पहुंच जाती है। तब उसे वो बूढ़ी औरत मिल जाती है। तब पिंकी उनसे कहती है, ये लीजिए, ये मैं आपके लिए पानी लेकर आई हूँ। अब मेरे लिए जादुई लिपस्टिक की बारिश करवा दो। अभी बारिश की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता था तुम आओगी, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए पहले से लिपस्टिक रखा है, तुम ये लो। पिंकी उनसे लिपस्टिक लेकर अपने होठों में लगा लेती है और उसके होठ कोयले जैसे काले हो जाते हैं। ये देखकर वो औरत हंसने लगती है। तुमने मेरे साथ ऐसे क्यों किया? क्योंकि तुमको अपने खूबसूरती का बहुत घमंड है और दूसरों के कमियों का मजाक उड़ाने में तुमको मजा आता है। अब तुम्हें पता चलेगा, जब कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए तब कैसा लगता है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ, लेकिन अगले 1 साल तक तुम्हारे होंठ ऐसे ही रहेंगे। ऐसा कहते ही वह बूढ़ी औरत एक जिन्न के रूप में आती है और बताती है कि वह एक जादुई जिन्न है, और ऐसा कहते ही वह पास में बने तालाब में चला जाता है। पिंकी घर आकर चिंकी से माफी मांगती है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और ना ही किसी का बुरा करना चाहिए, क्योंकि बुरा करने वाले के साथ हमेशा बुरा ही होता है। बहुत समय पहले की बात है। रतनपुर के राजा बड़े दयालु थे, अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते। उनकी 12 पुत्रियां थी, सभी एक से बढ़कर एक सुंदर। राजा सबसे बहुत प्यार करते, इसलिए उनकी सुरक्षा का बहुत ध्यान रखते थे। किसी भी राजकुमारी को महल से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। वो हर समय कड़ी सुरक्षा में रहती थी। कुछ सैनिक हर समय राजकुमारियों के आसपास रहते, ताकि कोई उन्हें नुकसान न पहुंचा सके। राजकुमारियों के रहने के लिए महल में बहुत शानदार कमरा था, जिसमें 12 बेड थे। सारी राजकुमारियां आपस में बड़े प्यार से रहती। रात को जब राजकुमारियां कमरे में सोने के लिए जाती, तो उनका कमरा राजा बाहर से बंद कर देते, जिससे ना तो राजकुमारियां कमरे से बाहर आ सके, ना ही कोई अजनबी उनके कमरे में जा सके। और राजकुमारियों के कमरे के बाहर हमेशा सैनिक तैनात रहते।
राजा को एक आदत थी, सुबह उठकर वो सबसे पहले राजकुमारियों के चेहरे देखते, उसके बाद ही अपने दिन की शुरुआत करते। लेकिन जब सुबह राजा राजकुमारियों से मिलने जाते तो उन्हें बहुत हैरानी होती। राजकुमारियों की जूतों पर मिट्टी लगी होती, कभी कभी उनके जूते फटे होते। राजा अक्सर राजकुमारियों से पूछते, क्या तुम लोग किसी तरह महल से बाहर गई थी? राजा के पूछने पर राजकुमारियों को हमेशा यही जवाब होता कि उन्हें नहीं पता उनके जूते कैसे फटे, कैसे उनके जूते गंदे हुए। हर दिन राजकुमारियों के जूतों का फटना, गंदा होना राजा के लिए एक रहस्य बनता जा रहा था। राजा चाहते थे कि किसी तरह इस रहस्य से पर्दा उठे, कोई उन्हें बताए कि आखिर रोज राजकुमारियों के जूते गंदे कैसे होते हैं। एक दिन राजा ने घोषणा करवा दी कि जो भी व्यक्ति 3 दिन के अंदर ये पता लगाएगा कि राजकुमारियों के जूते गंदे कैसे होते हैं, उसका विवाह उसकी मनपसंद राजकुमारी के साथ कर दिया जाएगा और राजा उसे अपने राज्य का उत्तराधिकारी भी बना देंगे। लेकिन साथ में एक चेतावनी भी दी कि अगर कोई इस काम में असफल हुआ तो उसे मौत की सजा मिलेगी। इस घोषणा को सुनकर बहुत सारे राजकुमार इस रहस्य का पता लगाने के लिए राजा के पास आने लगे। राजा उन्हें राजकुमारियों के कमरे के पास ही ठहराते, जिससे उन्हें राजकुमारियों पर नजर रखने में कोई दिक्कत न हो। लेकिन रात होते ही राजकुमार गहरी नींद में सो जाते और सुबह जब वो उठते तो देखते कि राजकुमारियों के जूते फटे हुए हैं। कोई भी राजकुमार इस रहस्य का पता नहीं लगा पा रहा था, जिसकी वजह से उन्हें अपने प्राण देने पड़ रहे थे। धीरे धीरे राजकुमारों का आना भी बंद हो गया और राजा भी निराश हो गए। उन्हें लगने लगा कि अब ये रहस्य हमेशा रहस्य ही बना रहेगा। उसी राज्य के पास एक गांव में एक बहुत गरीब युवक रहता था। एक दिन जब उसने राजा की घोषणा सुनी तो वो भी राजकुमारी से विवाह करने के सपने देखने लगा। उसने सोचा, इस गरीबी में जीने से अच्छा है कि इस रहस्य का पता लगाने की कोशिश की जाए। अगर मैं असफल रहा भी तो क्या हुआ, मरी तो जाऊंगा। वैसे भी इस गरीबी की जीवन से तो मृत्यु ही भली। लेकिन अगर सफल रहा तो राजकुमारी के साथ साथ राज्य का उत्तराधिकारी भी बन जाऊंगा। अगले दिन उसने अपनी पोटली में कुछ रोटियां बांध ली और पैदल ही राजमहल की ओर निकल गया। वो बिना रुके चले जा रहा था। उसे किसी भी तरह राजमहल पहुंचना था। चलते चलते दोपहर हो गई। उसे भूख लगने लगी। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। थोड़ी देर सुस्ताने लगा। जैसे ही उसने खाने के लिए अपनी पोटली खोली, उसके सामने एक बूढ़ी औरत आ गई और उसने उस युवक से खाना मांगा। उस समय उस युवक को बहुत भूख लग रही थी, लेकिन जब उसने उस बूढ़ी औरत को देखा जो बहुत भूख से बेहाल दिख रही थी, तो उसने अपनी सारी रोटियां उस औरत को दे दी। रोटी खाकर औरत बहुत तृप्त हो गई। उसने युवक को बहुत आशीर्वाद दिया कि तुम कितने अच्छे हो, तुमने अपनी रोटी मुझे दी, मेरी भूख को शांत किया। फिर उसने पूछा, अरे तुम कहाँ जा रहे हो, मुझे तो बताओ। युवक ने बताया कि वो राज्य की 12 राजकुमारियों के जूते फटने के रहस्य को पता करने जा रहा है। अगर उसने उस रहस्य का पर्दा खोल दिया तो वो राजकुमारी से विवाह कर सकता है और वो राज्य का राजा भी बन सकता है। तब बूढ़ी औरत ने उसे टोपी दी और बोली, बेटा ये कोई साधारण टोपी नहीं है, ये जादुई टोपी है। इसे जब भी तुम पहनोगे तो तुम अदृश्य हो जाओगे, तुम्हें कोई नहीं देख पाएगा। जो तुम काम करने जा रहे हो उस काम में ये टोपी बहुत काम आएगी। और हाँ, मेरी एक बात और याद रखना, जब भी तुम्हें राजकुमारी कुछ खाने पीने को दे तो उसे मत खाना। टोपी लेके युवक बहुत खुश हुआ, बूढ़ी औरत से विदा ली और महल की ओर चल दिया। शाम होते होते वो महल पहुंच गया। जब वो राजा के पास ले जाया गया तो उसने राजा को अपने आने का कारण बताया। राजा बहुत निराश हो चुके थे, लेकिन युवक को देख के उन्होंने कहा, ठीक है, तुम भी एक बार कोशिश कर लो। राजा ने राजकुमारियों के कमरे के पास उसके रहने की व्यवस्था कर दी। रात में जब युवक अपने कमरे में बैठा हुआ था तो सबसे बड़ी राजकुमारी उसके पास आई और उसे शरबत देते हुए बोली, नमस्ते, मैं आपके लिए शरबत लाई हूँ। हमारे महल में आपका स्वागत है।
आपने इतना अच्छा शरबत कभी नहीं पिया होगा। इतनी सुंदर राजकुमारी और इतना अच्छा शरबत देखकर युवक सब कुछ भूल गया। वो भूल गया कि बूढ़ी औरत ने उसे चेतावनी दी थी। उसने राजकुमारी के हाथ से शरबत ले लिया और एक ही बार में सारा शरबत पी लिया। राजकुमारी मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई। राजकुमारी के जाते ही शरबत ने अपना असर दिखाया और युवक गहरी नींद में सो गया। वास्तव में उस शरबत में नींद की दवा मिली थी। रात भर युवक गहरी नींद में सोता रहा। सुबह जब वो उठा तो उसे लगा, अरे ये क्या हुआ, मैंने तो राजकुमारी की निगरानी की नहीं। जब वो राजा के पास गया तो उसे पता चला कि 12 राजकुमारियों के जूते आज भी गंदे हैं, आज भी फटे हुए हैं। राजा ने उसे चेतावनी देते हुए कहा, ये युवक, तेरे पास अब 2 दिन का समय है। इन 2 दिनों में भी अगर तूने राजकुमारियों के गंदे जूतों का रहस्य नहीं पता किया तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। युवक को भी अपनी गलती का एहसास था। उसने तय किया कि आज वो पूरी रात जागेगा, कुछ नहीं पिएगा, कुछ नहीं खाएगा और जादुई टोपी पहनकर राजकुमारियों के कमरे में जाकर उनकी निगरानी करेगा। जब रात हुई तो आज फिर सबसे छोटी राजकुमारी शरबत लेकर युवक के पास आई। सबसे छोटी राजकुमारी तो बहुत ही सुंदर थी। जब उसने शरबत का गिलास युवक के आगे बढ़ाया तो युवक फिर सब कुछ भूल गया। उसने उस रात भी शरबत पी लिया और वो गहरी नींद सो गया। सुबह उठने पर राजा ने इस बार फिर उसे चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आज तुमने इस रहस्य से पर्दा नहीं उठाया तो कल तुम्हें मौत की सजा दी जाएगी। युवक को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसे पता था कि शरबत में जरूर कुछ न कुछ मिला होता है जिसकी वजह से वो सो जाता है। आज उसे हर हाल में जागना था और राजकुमारियों के फटे जूते, गंदे जूते का रहस्य पता करना था। रात में फिर छोटी राजकुमारी शरबत लेकर उसके पास आई, लेकिन आज वो सावधान था। उसने राजकुमारी के हाथ से शरबत ले लिया और राजकुमारी से बोला, जाओ राजकुमारी, मैं ये शरबत अभी थोड़ी देर में पी लूंगा। राजकुमारी मुस्कुराती हुई वहाँ से चली गई, लेकिन आज युवक ने वो शरबत नहीं पिया। राजकुमारी के जाने के बाद उसने शरबत खिड़की से बाहर फेंक दिया। क्योंकि आज उसने शरबत नहीं पिया था, इसी वजह से उसे नींद भी नहीं आई। जब आधी रात हो गई, अंधेरा होने लगा। थोड़ी देर बाद वो उठा। उसने बूढ़ी औरत की दी हुई जादुई टोपी पहनी और 12 राजकुमारियों के कमरे में चला गया। जादुई टोपी की वजह से कोई उसे नहीं देख पा रहा था, लेकिन वो सब कुछ देख रहा था। उसने देखा कि सारी राजकुमारियों ने बहुत सुंदर वस्त्र, नए नए जूते पहन रखे हैं। सभी सज धज कर तैयार हैं। ये सब देखकर बहुत हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रात के इस समय राजकुमारियां इतना क्यों तैयार हो रही हैं। तभी सबसे बड़ी राजकुमारी सबसे छोटी राजकुमारी से बोली, एक बार देख कर आओ, वो युवक अभी तक सोया या नहीं। सबसे छोटी राजकुमारी युवक के कमरे के बाहर कान लगाकर उसके खर्राटों की आवाज को सुनने की कोशिश करने लगी। अच्छा, तो ये मेरे खर्राटों की आवाज सुन रही है। युवक मुस्कुराया और कमरे के बाहर आकर खर्राटों की आवाज करने लगा। उस समय उसने टोपी पहन रखी थी, इसलिए वो छोटी राजकुमारी को दिखाई नहीं दिया। उसके खर्राटों की आवाज सुनकर छोटी राजकुमारी बहुत खुश हुई। उसने ये बात सारी राजकुमारियों को बता दी। उसके बाद सबसे बड़ी राजकुमारी ने एक बिस्तर को हटाया और 3 बार ताली बजाई। ताली बजाती वहाँ की जमीन एक और खिसक गई। वहाँ एक गुप्त रास्ता था, नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी। सभी राजकुमारियाँ उस रास्ते से नीचे जाने लगी। युवक भी उनके पीछे पीछे चल दिया। सीढ़ियाँ खत्म होने के बाद एक बहुत घना जंगल था। उस जंगल की डालियाँ जो थी वो सोने की थी। युवक ने एक सुनहरी डाली तोड़कर अपने पास रख ली। जब राजकुमारियों ने उस जंगल को पार करा तो वे बहुत सुंदर झील के किनारे पहुंची, जहाँ पर 12 राजकुमार उनका इंतजार कर रहे थे। सभी राजकुमारियां एक एक नाव में बैठ गई। वो युवक भी सबसे छोटी राजकुमारी के साथ बैठा। नाव में बैठकर राजकुमारियां नदी पार करने लगी। आज छोटी राजकुमारी को अपनी नाव कुछ भारी प्रतीत हुई। उसने कहा,
पता नहीं क्यों आज मेरी नाव इतनी भारी क्यों है। सारी राजकुमारियां हंसने लगी। अरे लगता है आज तुझे नींद आ रही है। अरे भाई तेरी नाव में कौन हो सकता है। किसी को नहीं पता था कि छोटी राजकुमारी की नाव में वो युवक बैठा है। इसके बाद छोटी राजकुमारी कुछ नहीं बोली, लेकिन उसे कुछ अजीब लग रहा था। थोड़ी देर बाद नाव नदी के पार उतर गई और वहाँ एक बहुत सुंदर महल बना था। सारी राजकुमारियां राजकुमारों के साथ महल की तरफ जाने लगी। थोड़ी ही दूर पर रोशनी से जगमगाता एक शानदार महल था। महल से बहुत मीठी मीठी संगीत की आवाज आ रही थी। सारी राजकुमारी राजकुमार के साथ महल के अंदर चली गई। युवक भी उनके पीछे पीछे महल में चला। वहाँ युवक ने देखा कि बहुत अच्छा इंतजाम है, किसी जलसे का आयोजन है। सारे युवक युवती नाच रहे हैं। उनके साथ राजकुमार राजकुमारियां भी नृत्य करने लगे। युवक को अब उन 12 राजकुमारियों के जूते फटे होने का, गंदे होने का कारण पता चल गया था। वे एक जगह खड़ा होकर सारी राजकुमारियों को नृत्य करते हुए देख रहा था। अचानक उसे भूख लगने लगी। उसने देखा कि उस कमरे में एक बड़ी सी मेज है और उसमें बहुत सारे खाने पीने के पकवान रखे हैं। मिठाई है, शरबत है। देखते ही उसके मुंह में पानी आ गया। उसने एक मिठाई उठाकर अपने मुंह में रख ली। जब उसने मिठाई उठाई तो मिठाई हवा में तैर रही थी। जैसे ही राजकुमारी ने देखा उसे चक्कर आ गया। उसने पहले कभी हवा में उड़ती हुई मिठाई को नहीं देखा था और कुछ ही देर में वो मिठाई गायब भी हो गई। अरे ये क्या हुआ? ये मिठाई खुद कैसे उठी और कहाँ चली गई? राजकुमारी सोचने लगी। उसने फिर अपनी बहनों से कहा तो सब हंसने लगी। अरे अरे लगता है आज तुझे नींद आ रही है। कभी तुझे नाव भारी लगती है तो कभी तुझे उड़ती हुई मिठाई दिखाई देती है। सब हंसने लगी। लगता है आज तो हमारी छोटी बहन खुली आंखों से सपना देख रही है। छोटी राजकुमारी क्या कहती, वो चुप हो गई। तभी युवक ने वहाँ रखे बर्तनों में से एक प्याला उठाया और शरबत पीने लगा। राजकुमारी ने जब हवा में उड़ते हुए शरबत को देखा तो उसने सोचा नहीं, मैं अपनी बहनों को कुछ नहीं कहती। वो मेरी किसी बात पर आज यकीन नहीं करेंगी। राजकुमारियाँ रात भर नृत्य करती रही और सुबह होने पर महल से निकलकर फिर नाव में बैठी, जंगल को पार किया और गुप्त सीढ़ियों से वापस अपने कमरे में आकर लेट गई। उनके जूते आज भी गंदे हो गए थे, फट गए थे। राजकुमारियों के पीछे पीछे युवक भी महल में आ गया। आज युवक बहुत खुश था। उसे पता चल चुका था कि राजकुमारियों के जूते कैसे गंदे होते हैं और कैसे फटते हैं। थोड़ी देर बाद ही राजा का बुलावा आ गया। जब वे दरबार में पहुंचा तो वहाँ पर 12 राजकुमारियां भी थी और उनके जूते भी गंदे और फटे हुए थे। राजा ने युवक से पूछा, बताओ युवक, क्या तुमने पता लगाया कि राजकुमारियों के जूते कैसे फटते हैं? अगर आज भी तुम्हें कुछ नहीं पता है तो तुम सोच लो, थोड़ी देर में ही तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। हाथ जोड़कर युवक बोला, महाराज, मैंने इस रहस्य से पर्दा उठा लिया है। मुझे पता है कि राजकुमारियों के जूते कैसे फटते हैं। फिर उसने राजा को पूरी घटना बता दी। युवक ने जंगल में जाते समय पेड़ की एक डाली तोड़ ली थी। युवक ने वो सुनहरी डाली राजा को दिखाई। साथ ही जब वो महल में था तो वहाँ का एक सुनहरा ग्लास भी वो अपने साथ ले आया था, जो उसे राजा को दिखाया। राजा ने जब इस बारे में राजकुमारियों से पूछा तो उन्होंने भी ये बात स्वीकार कर ली। राजकुमारियों के जूते फटने, उनके गंदे होने की बात पता चल चुकी थी। राजा ने अपने वचन को निभाते हुए युवक से पूछा, बताओ तुम किस राजकुमारी से विवाह करना चाहते हो? राजकुमार ने कहा कि मैं सबसे छोटी राजकुमारी से विवाह करना चाहता हूँ। राजा ने उस युवक का विवाह अपनी सबसे छोटी राजकुमारी से करवा दिया और उसे अपना उत्तराधिकारी भी बना दिया। इस तरह अपनी नेक दिली और निडरता से एक साधारण युवक उस राज्य का उत्तराधिकारी बन गया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर आप में हिम्मत है, अगर आप में साहस है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। एक राजा था। राजा की 3 बहुत सुंदर बेटियां थी।
सबसे बड़ी मीना, मीरा और सबसे छोटी सारा। राजा अपनी तीनों बेटियों को बहुत प्यार करते थे। एक दिन तीनों राजकुमारी राजा के पास गई और बोली, पिताजी, हमें कितने दिन हो गए हैं, हम महल से बाहर भी नहीं निकले। आज हम जंगल में घूमने जाना चाहते हैं। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को बुलाया और राजकुमारी के साथ उन्हें भेज दिया। तीनों राजकुमारियां जंगल में पहुंचकर बहुत खुश हुई। उन्हें जंगल बहुत अच्छा लग रहा था। उड़ती हुई चिड़ियाएं, खिलते हुए फूल, नाचती हुई तितलियां, बहुत मजा आ रहा था। नाचता हुआ मोर, भागता हुआ खरगोश, अलग अलग जानवर देख के तीनों राजकुमारियां बड़ी खुश थी। तभी अचानक तेज से आंधी आई और सारे सैनिक अपना रास्ता भटक गए। जंगल में तीनों राजकुमारियां बिल्कुल अकेली रह गई। जब आंधी रुकी तो तीनों राजकुमारियों ने देखा कि वो बिल्कुल अकेली है। तीनों रोने लगी। उन्होंने आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगी। तभी उन्हें एक बहुत सुंदर महल दिखाई दिया। महल को देखकर उनके चेहरे पे चमक आ गई। तीनों धीरे धीरे महल के अंदर पहुंची तो देखा कि बहुत ही सुंदर महल है। वहां पर एक मेज लगी थी जिसमें बहुत अच्छा खाना रखा था। तीनों ने भरपेट खाना खाया। फिर वो थक गई थी और सो गई। थोड़ी देर बाद जब सबसे छोटी राजकुमारी सारा की आंख खुली तो वो महल में इधर उधर घूमने लगी। महल बहुत सुंदर था। बड़ी सुंदर सुंदर चीजें थी। घूमते घूमते वो महल के बगीचे में आ गई। बगीचे में बहुत सुंदर फूल खिले थे। हाँ, कितने सुंदर फूल! इतने सारे फूल देखकर सारा बहुत खुश हुई। फूल बहुत सुंदर लग रहे थे। वो उन्हें निहारने लगी, प्यार करने लगी। अचानक से सारा ने एक बहुत सुंदर फूल तोड़ लिया। जैसे ही उसने फूल तोड़ा, वहाँ पे एक बहुत बड़ा राक्षस आ गया। उसने सारा से कहा कि मैंने तुम्हें रहने के लिए घर दिया, खाना दिया, आराम करने के लिए बिस्तर दिया और तुमने मेरा सबसे सुंदर फूल तोड़ दिया। अब मैं तुम तीनों बहनों को मार दूंगा। सारा डर गई। उसने राक्षस से कहा, प्लीज हमें मत मारना। वैसे भी फूल मैंने तोड़ा है। अगर तुम्हें मारना है तो मुझे मारना। मेरी दोनों बहनों को कुछ मत कहना। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं तुम्हारी दोनों बहनों को जाने दूंगा, लेकिन तुम्हें अब मेरे पास, मेरे ही महल में रुकना होगा। सारा ने राक्षस की बात मान ली और राक्षस के साथ ही रहने लगी। राक्षस ने सारा की दोनों बहनों को जाने दिया। सारा राक्षस के साथ उसी महल में रहने लगी। राक्षस सारा का बहुत ध्यान रखता, उसके खाने का, उसके कपड़ों का, उसकी हर खुशी का ध्यान रखता। लेकिन सारा राक्षस से कभी भी सीधे मुंह बात नहीं करती थी। न उससे बात करती, न उसके साथ खेलती, न ही उसके साथ खाना खाती। एक दिन सारा बहुत उदास बैठी थी। उसे अपने घर की, अपनी बहनों की बहुत याद आ रही थी। जब राक्षस ने सारा को इतना उदास देखा तो एक जादुई आईना लेके सारा के पास आया और बोला, ये जादुई आईना है, इसमें तुम जिसे चाहो उसे देख सकते हो। ये तुम्हारी मदद करेगा, ये तुम्हारा दोस्त है। जादुई आईने को देखकर सारा बहुत खुश हुई। वो आईने के सामने खड़ी हुई और बोली, हे जादुई आईने, मुझे मेरी दोनों बहनें दिखा। तभी उसे अपनी दोनों बहनें घर में खेलती कूदती आईने में दिखाई दी। सारा बहुत खुश हुई। खुशी से वो राक्षस के गले लग गई कि आज से हम दोनों दोस्त। अब सारा की राक्षस से अच्छी दोस्ती हो गई थी। दोनों दिन भर साथ रहते, खेलते, मस्ती करते। एक दिन राक्षस ने सारा से पूछा कि तुम मेरी कितनी अच्छी दोस्त हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? राक्षस की बात सुनकर सारा सोच में पड़ गई। अरे तुम राक्षस हो, अब मैं राजकुमारी, हमारी शादी कैसे हो सकती है? ठीक है, राक्षस ने कहा, जैसे तुम्हें ठीक लगे, जब तुम चाहोगी तभी हमारी शादी होगी। मैं तुम पर कभी भी कोई दबाव नहीं डालूंगा। इसके बाद राक्षस ने कभी भी सारा से शादी की बात नहीं की। दोनों उसी तरह अच्छे दोस्तों की तरह रहने लगे। एक बार सारा ने जादुई आईने में देखा कि उसके पिता की तबीयत ठीक नहीं है। वो रोने लगी। जब राक्षस को ये सब पता चला तो उसने कहा, ठीक है सारा, तुम अपने घर जा सकती हो, लेकिन बस 7 दिन के लिए।
उसके बाद तुम मेरे पास वापस आ जाना। सारा बहुत खुश हुई। सारा अपने घर वापस आ गई। वो अपने परिवार के साथ बहुत खुश थी। सारा को देखकर उसके पिता की तबीयत भी ठीक हो गई। एक दिन सारा को सपने में दिखा कि वो राक्षस बीमार है और उसे बुला रहा है। सारा का भी राक्षस के बिना बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। अगले दिन वो सुबह ही राक्षस के पास गई तो उसने देखा कि राक्षस ऐसे ही जमीन पर पड़ा है। उसकी बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं है। राक्षस को इस हाल में देखकर सारा रोने लगी। उसके पास आई और बोली, मुझे माफ कर दो, अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। मेरा भी अब तुम्हारे बिना बिल्कुल मन नहीं लगता। वो राक्षस के गले लग गई, उसे प्यार करने लगी और बोली, तुम मुझसे शादी करना चाहते थे ना, आज मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मेरा तुम्हारे बिना बिल्कुल भी मन नहीं लगता। तभी सारा ने देखा कि वो राक्षस एक सुंदर राजकुमार में बदल गया है। वो बोला, मैं तुमसे यही शब्द तो सुनना चाहता था। सारा आश्चर्यचकित होकर ये सब देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो राक्षस कहाँ गया और ये राजकुमार कहाँ से आ गया। सारा को इस तरह आश्चर्यचकित देखकर राजकुमार हंसने लगा। तुम यही सोच रही हो ना कि मैं कौन हूँ और वो राक्षस कहाँ गया? अरे वो राक्षस मैं ही हूँ। एक बार एक बुरी औरत ने मुझे श्राप दिया था और कहा था कि जब तक कोई लड़की मुझसे इसी रूप में प्यार नहीं करेगी, मैं अपने असली राजकुमार के रूप में नहीं आऊंगा। आज तुमने मुझसे सच्चा प्यार किया, इसलिए उस बुरी औरत का श्राप मिट गया और मैं वापस राजकुमार बन गया। ये महल भी मेरा है। क्या तुम अब मुझसे शादी करोगी? सारा ने हाँ में गर्दन हिला दी। इसके बाद सारा और राजकुमार सारा के घर गए। उसके पिता की आज्ञा ली और बड़ी धूमधाम से उनकी शादी हुई। उसके बाद वो प्यार से रहने लगे। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जो अच्छे होते हैं और सच्चे होते हैं, उनके साथ कभी भी कुछ भी बुरा नहीं होता। एक समय परीलोक में एक काली परी रहती थी। काली परी बहुत अच्छी थी, हमेशा दूसरों की मदद करती, लेकिन फिर भी उसका कोई मित्र नहीं था। सारी परियां उससे खिंची खिंची रहती, उससे बात करना पसंद नहीं करती। सारी परियों को लगता है कि सब कितनी सुंदर हैं और काली परी कितनी बदसूरत, इसलिए कोई इससे बात नहीं करता था। काली परी बहुत अच्छी थी, वो सब परियों से दोस्ती करना चाहती थी। जैसे ही उसे सारी परियां दिखती, वो भी उनके पास जाती, उनके साथ हंसती खेलती, लेकिन सारी परियां उसके साथ खेलना पसंद नहीं करती थी। जैसे ही काली परी उनके पास आती, सारी परियां वहां से कहीं दूर चली जाती। ये सब देख के काली परी को बहुत बुरा लगता। धीरे धीरे काली परी ने तितली से, चिड़ियों से दोस्ती करनी शुरू कर दी। काली परी को तितली के साथ खेलना, चिड़ियों के साथ उड़ना बहुत अच्छा लगता। एक बार तितली धरती पर घूमने जा रही थी। उसने काली परी से कहा, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी? धरती बहुत सुंदर है, वहाँ पर बहुत अलग अलग तरह के जीव हैं, अच्छे अच्छे इंसान हैं, तुम भी मेरे साथ चलो। ठीक है, पहले रानी माँ से आज्ञा ले लेते हैं। दोनों रानी परी के पास जाते हैं। दोनों रानी माँ की आज्ञा लेकर धरती पर आ जाती हैं और एक बहुत सुंदर झील के पास आके रुकती हैं। झील में एक बहुत सुंदर हंस का जोड़ा तैर रहा था। प्यारे प्यारे फूल खिल रहे थे, आसपास बहुत सुंदर सुंदर पेड़ थे। जब काली परी ने इतना सुंदर वातावरण देखा तो वो खुशी से चहकने लगी, हंसने लगी और नाचने लगी। काली परी तितली के साथ, फूलों के साथ खेल रही थी, झील के पानी को उछाल रही थी। उसे बड़ा मजा आ रहा था। तभी वो देखती है कि खरगोश है, उसकी चोट लग रही है। वो खरगोश को अपने हाथ में ले लेती है और अपनी छड़ी घुमाती है। खरगोश की चोट बिल्कुल ठीक हो जाती है। खरगोश कूदता फांदता उछलता हुआ वहाँ से चला जाता है और काली परी फिर तितली के साथ खेलने लगती है। तभी वहाँ पर एक राजकुमार आता है। उसके कंधे से खून बह रहा था। जैसे ही काली परी राजकुमार को देखती है, वो उसके पास जाती है। राजकुमार दर्द से कराह रहा था। वो झील के पानी से अपने घाव को धोने लगता है। तभी काली परी अपनी छड़ी निकालती है और उसे घुमाती है तो राजकुमार का घाव बिल्कुल ठीक हो जाता है। राजकुमार परी को धन्यवाद कहता है।
और कहता है कि क्या तुम मेरे साथ मेरे महल चलोगी? तुम कितनी अच्छी परी हो, मेरे से दोस्ती करोगी? राजकुमार की बात सुनकर परी बहुत खुश होती है। आज तक उससे किसी ने इतने प्यार से बात नहीं की थी। वो तो सबसे दोस्ती करना चाहती थी, लेकिन कोई नहीं था जो उसका दोस्त बनना चाहता था। राजकुमार की बात सुनकर वो खुश हो जाती है। ये सब तितली भी देख रही थी। अरे आज तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई, तुम चाहती थी ना तुम्हारा कोई दोस्त बने। देखो कितना सुंदर राजकुमार तुमसे दोस्ती करना चाहता है। काली परी ने बड़े खुश होकर कहा। राजकुमार ने कहा, चलोगी ना तुम मेरे साथ? हाँ, काली परी तितली और राजकुमार के साथ चल देती है। जब वो जा रहे थे तो रास्ते में एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी, जिसके बाहर एक बाबा बहुत उदास बैठे थे। उन्हें देखकर काली परी उनके पास जाती है और पूछती है, अरे आप इतने उदास क्यों हो? क्या हुआ? क्या आपकी कोई चीज गुम हो गई? हाँ, मेरे पास 3-4 भेड़ें थी, वो पता नहीं कहाँ चली गई। अब इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान नहीं है कि मैं उन्हें जंगल जंगल जाकर ढूंढूं। काली परी मुस्कुराई। उसने अपनी छड़ी को घुमाया और उसकी 4 भेड़ें तुरंत वहाँ पर आ जाती हैं। अपनी भेड़ों को देखकर बाबा बहुत खुश होते हैं और काली परी से बोले, तुम कितनी अच्छी परी हो, सबकी मदद करती हो। मैं कितनी देर से परेशान बैठा था। तभी बाबा ने अपनी आंखें बंद की तो उन्हें पता चल गया कि ये परी लोग की काली परी है और कोई भी इससे दोस्ती नहीं करना चाहता। वो अपने घर से एक जल लाकर काली परी के ऊपर डालते हैं तो परी से एक सुंदर राजकुमारी बन जाती है। राजकुमार ने जब काली परी को एक सुंदर राजकुमारी के रूप में देखा तो देखते ही राजकुमार को राजकुमारी से प्यार हो जाता है। वो काली परी से कहते हैं कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम मेरी दोस्त तो थी ही, क्या मुझसे शादी भी करोगी? राजकुमारी के रूप में काली परी हाँ कर देती है। राजकुमार राजकुमारी को अपने महल में ले जाता है, फिर उसके साथ बहुत धूमधाम से शादी करता है। फिर वो आपस में बहुत प्यार से रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि दूसरों पर उपकार करने वालों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। जो दूसरों के साथ अच्छा करते हैं उनके साथ भी अच्छा अवश्य होता है।